अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री का एक अनोखा वाक़या जो पेश आया वो ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक ख़त लिखा गया और इस ख़त में जस्टिस रिटायर्ड शौकत सदीकी के हवाले से जो बात की गई वो ये थी कि हम उनके जो इल्ज़ामात थे उनके मौक़िफ़ की तायीद करते हैं कि इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जुडिशरी के ऊपर बिलखसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके ऊपर जो खुफिया इदारों की तरफ से प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये भी सवाल किया कि इस प्रेशर को हम कैसे साबित करें और रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट इसमें क्या कहता है। अब इस सूरत हाल से एक बहस खड़ी हुई। इसके बाद हमने देखा कि एक आइनी दरख्वास्त भी आज सुप्रीम कोर्ट में सामने आई और अटार्नी जनरल की तरफ से भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से एक मुलाकात की गई। इस मुलाकात के बाद हमने ये देखा कि फ़ुल कोर्ट का इजलास जस्टिस फ़ायज़ ईसा की तरफ से तलब किया गया और उसकी डेवलपमेंट्स भी सामने आ रही हैं। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से भी 5 अप्रैल को इस पर एक इजलास तलब किया गया है, क्योंकि अब इसको ब्रेनस्टॉर्म करना है कि इस तरह का जो ख़त है इसकी क्या अहमियत हो सकती है। क्योंकि 2018 में जब हमने देखा कि जस्टिस रिटायर्ड शौकत सदीकी को बरतरफ किया गया था तो वो इसी बुनियाद पर था कि उन्होंने एक तकरीर की थी और जो तकरीर में उनके इल्ज़ामात थे बिलखसूस जो प्रेशर के हवाले से या नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से जो बेंचेस बन रहे थे उस पर जो उन्होंने कंसर्न शो किया, यहाँ भी इसी नौइयत की बातें इस ख़त में लिखी गई हैं। तो आया इस ख़त की क्या अहमियत हो सकती है, क्या रेलेवेंट फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही था और क्या इस ख़त का जो एक रिपरकशन हो सकता है वो किस नौइयत का हो सकता है, इससे गुफ्तगू का हम आगाज़ करते हैं। इसी हवाले से बात करते हैं। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक जज हैं, और हसनात मलिक सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद होंगे। शौकत साहब, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे, कल जो आपने देखा 6 जजेस की तरफ से ये एक्सप्लोसिव लेटर कहना चाहिए ये सामने आया, सरप्राइज़ किया इसने आपको? पहले तो ये बताइए आप। जिस फोरम का तयन किया गया है उस फोरम का इस सारे इशू के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता और चूंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं है और अगर तो ये किसी जज के कंडक्ट के हवाले से कोई कंप्लेंट होती तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल डेफिनेटली उसके पास इस सारी सिचुएशन का जो है वो को डील कर सकती थी। अब ये है कि एक कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, कोई भी गिवन सिचुएशन हो, उसमें जज साहिबान को पता होता है कि उन्होंने क्या करना है। उन्होंने अपने ओथ के मुताबिक अपने आप को कंडक्ट करना है और जो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, लॉ के जो लॉ प्रोवाइड करता है उसके मुताबिक एक्ट अपॉन करना होता है। अब इस हवाले से अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाता डायरेक्टली तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा बेहतर नताइज निकल सकते थे, क्योंकि बहरहाल ये तो कोई लगी लिपटी या छुपी हुई कोई बात तो है नहीं कि मुदाखलत होती है, हमेशा से होती आई है, लोग बर्दाश्त करते रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहले मुझे ये एजाज बख्शा कि मैंने अपने कैरियर को दाव पे लगाकर हक की आवाज बुलंद की, सच की आवाज बुलंद की। मैंने अकेले ये लड़ाई लड़ी और तकरीबन 5.5 साल तक मैंने ये लड़ाई लड़ी अल्हम्दुलिल्लाह और बिलाखिर 22 मार्च 2024 के फैसले के नतीजे में मुझे ये अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। मैं ये समझता हूँ कि शायद ये वही मेरे केस की जजमेंट है जिसने थोड़ा सा इनको एक आप ये समझ लें कि एक कवर दिया है कि वो इस तरह की बात कर सकें जो उन्होंने की है। लेकिन अगेन मेरी एस्टिमेशन में फोरम जो है वो एसजेसी नहीं है। शौकत साहब, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि रूल्स में हर चीज़ मेंशन होती है, अब इस खत के तहत तो सवाल किया जा रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट में प्रेशर से डील कैसे करना ये मेंशन ही नहीं है। तो वो तो खुद यही सवाल कर रहे हैं कि सिचुएशन को डील कैसे करना है ये एटलीस्ट हमें तो नहीं मालूम, इसीलिए उनको ये सवाल करने पड़ रहे हैं। देखिए, जो हम ओथ लेते हैं ना
उसमें ये एक चीज मौजूद होती है कि विदाउट फियर एंड फेवर हम फैसले करेंगे। ये हम ओथ में ये लफ्ज कहते हैं। अगर आप जो ओथ एडमिनिस्टर की जाती है किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को, उसके अल्फाज देखें तो ये बात क्लियर हो जाती है। तो मैं नहीं समझता कि ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से कोई राय लेनी चाहिए कि जी कि हमें इन हालात में क्या करना चाहिए। यस, अगर उनके पास एक कंक्रीट किस्म की कोई एविडेंस है, कोई ऐसा चीज मौजूद है, तो वो उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लेके आए। देखें, किसी भी ISI या MI या किसी भी IB वाले लोगों के खिलाफ डील करने का फोरम SJC तो नहीं है ना। उसमें तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के पास अगर मामला जाए, सुप्रीम कोर्ट अपने किसी सीनियर जज के जिम्मे ये काम लगाए कि आप इन जज साहिबान का इंटरव्यू करें, इनके स्टेटमेंट्स लें और अगर इनके पास जो मटेरियल है उसको रिसीव करके एग्जामिन करें और फिर हमें बताएं हमें क्या करना चाहिए। तो ये तो एक तरीका हो सकता है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये फोरम जो है ना, नहीं को हम इसको कहते हैं कोरम नॉन जुडिस, कि ये नहीं हो सकता इस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास ये मामला एजिटेट। शौकत साहब, लेकिन इसका इजहार तो होता रहा है। जिस तरह से आपका मखसूस केस था, आपने भी इन्हीं खदशात का इजहार किया, आपने भी यही कहानी सुनाई। उसके बाद में हमने देखा टेरियन वाइट के केस के अंदर भी इजहार ये किया गया कि प्रेशर है जुडिशरी के ऊपर बहुत ज़्यादा, और अब आकर दोबारा हमें यही नज़र आ रहा है कि जो बातें आपने की थी कहीं ना कहीं, जिस तरह से आगाज़ में आपने कहा कि उन्हीं की कन्फर्मेशन दिखाई देती है। तो क्या आपको इल्म था उस वक्त के ये रिफॉर्म जिसकी आप बात कर रहे हैं इसके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन अब तो नज़र आ रहा है कि और आवाज़ें भी उठ रही हैं? देखिए, आप अगर ये गुज़िश्ता जो है 2017 से ऑनवर्ड मुख्तलिफ अदालतों के फैसले देखें, पेशावर हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसमें आपको बहुत से फैसले जो हैं वो नजर आते हैं, लगते हैं कि वो किसी दबाव का नतीजा है। मसलन आपके सामने एक फैसला लाहौर हाई कोर्ट का मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब की सरबराही में, जिसने ये फैसला दे दिया कि जिस अदालत ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला दिया है वही अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। अब जाहिर है वो कोई एक्ट किसी के कहने पर ही किया हो गया ना। फिर उन जज साहब को इस तरीके से रिवॉर्ड किया गया कि उनको जूनियर होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। तो बातें तो ये होती हैं। ये कोई बंदा जो है वो इसको इस तरीके से इसका इजहार करता है रिटायरमेंट के बाद, सारे बेनिफिट्स लेने के बाद, अपनी ऑटोबायोग्राफी में उसका जिक्र कर दिया या इंटरव्यू में जिक्र कर दिया। इस तरह के तो बहुत कम लोग होते हैं कि जो उस ऑफिस में रहते हुए इस तरह के कोई जुर्रत का मुजाहरा करें। इन जज साहिबान को के ऊपर प्रेशर्स हैं, ये डेफिनेटली होंगे, बाकी हाई कोर्ट्स वालों के ऊपर भी होंगे, होते हैं। और लेकिन ये उसका इनको प्रॉपरली, मैं यही कह रहा हूं कि उसका प्रॉपरली एक कंप्लेंट बनाकर सुप्रीम कोर्ट को भिजवानी चाहिए। और जो टेरियन वाइट के वाले केस की आपने बात की, वो एक लिहाज से जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से इनका ये ख्याल है कि उनका एक मिसकंडक्ट है। अगर मिसकंडक्ट है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट फिर SJC में करे ना। इस खत में भी उनके खिलाफ तो कोई ये कंप्लेंट नहीं है, बल्कि ये तो उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो जुर्रत पकड़नी चाहिए ना, जब आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं और उसके लिए फिर आप मतलब शौकत साहब खत लिखना जुर्रत की बात नहीं है आपके नजदीक? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बड़ी इस चीज की निशानदेही करना कि मामलात में मुदाखलत हो रही है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं इस फोरम की बात कर रहा हूँ जिस फोरम के ऊपर ये बात की गई है। सही। हसनात साहब, आप क्या समझते हैं? अब चूंकि ये खत तो मंजर आम पे आ चुका है, अब कहा जा रहा है जुडिशल कन्वेंशन बना दिया जाए। आपको लगता है जिस तरह शौकत साहब ये बात कर रहे हैं कि रेलिवेंट फोरम तो ये है ही नहीं, अगर ये आवाज़ उठाई भी है तो मुताल्लिका फोरम जहाँ पर उठानी चाहिए थी या जो तरीका कार इख्तियार करना चाहिए था वो नहीं है, ये ग्राउंड वीक है इसका? देखें, अगर ख़त का मतन आप पढ़ें तो उसमें यह है कि जी हमें गाइडलाइन दें कि अब अगर जो है वो एग्जीक्यूटिव के कुछ ऑफिशियल जो है हमसे रब्ता करें या इंटरफेरेंस करें
तो आगे क्या हमें करना चाहिए। शौकत साहब के केस में भी हम देखते हैं कि जब उमर अता बंदयाल साहब केस सुन रहे थे उस वक्त यही उनका था कि आपने तकरीर क्यों की, आपने अपने हेड को क्यों नहीं बताया, आपने खत क्यों नहीं लिखा। तो ये जो एक कि क्या इस किस्म का अगर कोई आपको कोई अप्रोच करे और आपको इन्फ्लुएंस करे तो क्या तरीक़ाकार होना चाहिए जजेस का, क्या वो उस पर डायरेक्टली एक्शन लें या वो अपने जो वो चीफ जस्टिस को बताएं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इसमें कोई क्लैरिटी होनी चाहिए। इतलात ये है कि अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर की मुलाकात भी हुई है चीफ जस्टिस काजी फैसल से इस मामले पे। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि कोई प्रोब होगा इस मामले का, कोई ना कोई कमीशन या कोई सुप्रीम कोर्ट में दिखना है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी लेटर गया है, सारे जजेस को। सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या चीफ जस्टिस काजी फैसल या जो दूसरे 2 सीनियर जजेस हैं उनको क्या मशवरा देते हैं। तो देखना है कि क्या चीज़ें जो है वो मजीद अगले 12 घंटे में किस तरफ जाती है। तो ये जो आईनी दरखास्त कहा जा रहा है मियां दाऊद साहब की तरफ से आ गई है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए मियां दाऊद साहब की दरख्वास्त भी आई है और भी आएंगी दरख्वास्तें। मामला तो यही है कि जी प्रोब होना चाहिए। शौकत साहब वाला केस जब था हमने देखा था कि उस वक्त के आर्मी चीफ ने भी खत लिखा था कि जी मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। हुकूमत ने भी उस वक्त जो ऑफिशियल थे हुकूमती वो भी कहते थे जी इस मामले को प्रोब होना चाहिए। इस दफ़ा हुकूमत खामोश है, समझ नहीं आ रही क्यों खामोश है हुकूमत को। बल्कि सबसे पहले इस मामले की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो जिम्मेदार लोग जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको चाहिए कि वो खुद इस मामले की इंक्वायरी का कहें सुप्रीम कोर्ट को। और इसके साथ साथ असनात ये जस्टिस शौकत साहब के हवाले से भी इस खत में जो मेंशन है, अब सवाल यही किया जा रहा है कि तहकीकात करनी चाहिए कि कौन अंडरमाइन कर रहा था दरअसल अदलिया की आज़ादी को, इसके अलावा किस किस ने मावनत की। अब इशू यही है कि ये सवाल भी हो रहा है कि प्रेशर अगर हमारे ऊपर है या मुदाखलत की जा रही है तो इसको साबित कैसे करना है। अगर यही नहीं मालूम कि प्रेशर साबित कैसे होगा तो फिर तो इस खत की कोई वक़्त नहीं है ना। दोबारा से वही सवाल हो जाएगा आपने खत क्यों लिखा। जुडिशरी खुद डिवाइड हो गई तो फैसला कौन करेगा इस खत की अहमियत पे? देखिए ये जो मामला था शौकत साहब का, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने समझ नहीं आई कि जो इल्ज़ाम जो शौकत साहब के क्लेम था उस पर क्यों नहीं इंक्वायरी का हुक्म दिया। अगर वो चीज़ें हो जाती तो जो है वो मे बी उस पर कोई जो है वो कोई गाइडलाइन भी आती। अब जो है वो अगर ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जजेस जो हैं ये वेट कर रहे थे उस फैसले का, उस फैसला आया है उसमें कोई इंक्वायरी का कोई नहीं कहा गया। तो अब ये है कि इन जजेस ने अपना मुकदमा भी सामने पेश कर दिया जी कि हमारे साथ भी ये हो रहा है, तो हम उस तरह की जरूरत तो नहीं दिखा सकते। और ये अब आप देखें तो बज़ाहिर ये लग रहा है। और हुकूमत के लोग जो आज चीफ जस्टिस साहब से मिले हैं उनको थोड़ा टाइमिंग से मसला है कि ये पुराने वाक़यात हैं और ये अब क्यों जो है वो इन मामलों को रखा गया है, इतना डिले क्यों जो है वो ये मामला तो मई के हैं, मई 2023 के, तो अब क्यों ये लेटर लिखे गए हैं। अभी टाइमिंग पे थोड़ा बहुत लोगों को है कि इसके पीछे मकसद क्या है। तो देखें अब इसमें चीफ जस्टिस काजी फैसल हम देखते हैं 6 महीने में उनका हुकूमत का बार का एक बड़ा मिसाली किस्म का कोऑर्डिनेशन है। किसी मामले में भी हम देख रहे हैं कि उनकी आपस में किसी मामले में कोई रिफ्ट नहीं बनी है। तो अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं, हुकूमत ने क्या सजेस्ट किया, चीफ जस्टिस काजी फैसल क्या कहते हैं, या उनके जो ब्रदर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिनको लेटर गया है वो क्या उनको मशवरा देते हैं। ये अब सारी चीज़ें जो हैं वो ये सामने होंगी 12 घंटे में अगले। बिल्कुल। शौकत साहब आप क्या समझते हैं ये जो प्रेशर कैसे इस्टेब्लिश करना है, इस पर अब जिस तरह हसनात ने भी बात की कि कुछ पुरानी चीज़ें भी हैं जो अब रेज़ की जा रही हैं। अब इस खत में ही लिखा हुआ है ना कि मई 2023 की एक मिसाल दी हुई है कि एक जज के बरादर निस्बती को अगवा किया गया, 24 घंटे बाद छोड़ा। फिर नाम लिए बगैर एक और जज के बारे में लिखा हुआ है कि कैमरे नस्ब कर दिए उनके सरकारी घर के अंदर। तो अगर इतने सॉलिड एविडेंसेस थे तो आपको क्या लगता है कि 1-1.5 साल इंतज़ार क्यों हो रहा था? जी देखिए, एक तो मैं सनात साहब की बात में इजाफा करते हुए मैं ये कहूँगा कि देखें मैंने 21 जुलाई 2018 को तकरीर की और मैंने 22 जुलाई 2018 को चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को ये लेटर लिखा कि ये मैंने किए जिस पर आप रद्द-ए-अमल आए, आप ऐसे करें कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज को कमीशन बना दें
और वो इस मेरे कही हुई बातों की तहकीकात करें। अगर मैं झूठा साबित होता हूं तो भले मुझे जो चाहे सजा दें, लेकिन अगर मेरे इल्जाम सच साबित होते हैं तो आप ये मुझे सिर्फ बता दें कि मैन इन यूनिफॉर्म आप क्या करेंगे। अच्छा, अब ये वहां से जाहिर है नहीं हुआ, बजाय इसके कि देखें इल्जाम लगाने पर आज तक किसी बंदे को नौकरी से माजूल नहीं किया गया। अगर मैं अपने इल्जाम साबित ना कर पाता तो जाहिर है वो एक चीज जरूर होती जो 22 मार्च 2024 की जजमेंट में भी लिखा है। और अगर उस वक्त ये सिलसिला इस तहकीकात कर ली जाती और जो कल्प्रिट्स थे उनको के अगेंस्ट एक एटलीस्ट ऑब्जर्वेशंस आ जाती तो अभी तक बहुत सी इस्लाह हो चुकी होती। ठीक है हसनात, आप क्या समझते हैं, क्योंकि जस्टिस शौकत साहब ने जो इल्ज़ामात की बात कर रहे हैं वो अब उन्होंने जो तकरीर की थी, सिर्फ फ़र्क ये है कि वो तकरीर की फॉर्म में उन्होंने अपने जो खदशात थे उनका इजहार किया, लेकिन अब वही चीज़ रिटन में आ चुकी है। तो तब तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश पे आरिफ अलवी साहब ने ओहदे से हटा दिया था शौकत साहब को। तो अब क्या यही समझें कि अगर वही रूल यहाँ अप्लाई करना है तो जिन्होंने ख़त लिखा है गिल्टी तो वो हैं फिर? देखिए, अब जिन्होंने खत लिखा है उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इसकी इंक्वायरी की जाए। ये सिंपल कहा गया है कि जी हमें कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से के हवाले से मुबम है सूरत हाल, अब हमें बताएं कि हमें क्या करना है इन हालात में जब इस किस्म की सिचुएशन है, कन्वेंशन बुलाया जाए। बज़ाहिर यही लग रहा है कि इस चीज़ को सिर्फ हाईलाइट करना भी था मकसद। कई दफ़ा ऐसा होता है कि चीज़ें जब आप ऑन रिकॉर्ड ले आते हैं तो आपका मकसद हल हो जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिसकी कापी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गई है और अब देखते हैं कि वो क्या चीफ जस्टिस काजी फैसल को मशवरा देते हैं। और ये वो जजेस हैं 6 जिन्होंने खत लिखा है, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो ड्राइविंग सीट पे हैं उनकी अच्छी गुड बुक में है। जस्टिस बाबर सत्तार वकील रहे हैं जस्टिस काजी फैसल के, ये वो जजेस हैं जिनको जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपॉइंट किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह के भी ये बहुत माजी में करीब इन्होंने काम किया है। मौजूदा अटार्नी जनरल और जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो फर्म पार्टनर हैं। तो ये ऐसे बात मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे ही इन्होंने लेटर लिख दिया होगा, कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत वर्किंग हुई होगी तो इतना लेट लिखा होगा। और आगे भी इस पे क्या करना है ये भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस पे कोई सोचा होगा कि इस पे क्या आगे होगा। अब देखना है कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं काजी फैसल, क्योंकि उनका ये है कि वो 5-6 महीने से हम देखते हैं कि मौजूदा हुकूमत वो बार एक उनका मिसाली तल्लक है सही। जो अमूमन हम देखते हैं माजी में इस तरह नहीं रहा। चीफ जस्टिस ने हमेशा एग्जीक्यूटिव की अपोजिशन रोल, एक अपोजिशन लीडर का रोल अदा किया है। अनफॉर्चुनेटली इस दफा जरा डिफरेंट है सुप्रीम कोर्ट। तो इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन है, आज अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर मिले भी हैं। तो अब चीफ जस्टिस क्या करते हैं उनके पे है कि वो क्या सोच रहे हैं मौजूदा हालात में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत अजीज़ सदीकी साहब और हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और शौकत अजीज़ साहब का भी इस पर कहना यही था कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक रेलिवेंट फोरम है और बेशक ये ख़त जो सामने आया है इसमें वही खदशात हैं जो कि उन्होंने 2018 में जिनका इज़हार किया था, लेकिन जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम है वो इसमें रेलिवेंट नहीं है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मुस्लिम लीग नवाज़ की जो हुकूमत थी, जिस दौर में नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसले आए और 2018 की तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, तो उसके बाद नून लीग का मौक़िफ़ यही था कि इन अदालती फ़ैसलों के बायस पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ है। तो अब आकर जो ये ख़त सामने आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से, इस पर हुकूमत क्या स्टांस लेगी ये बड़ा सवाल है। और दूसरी चीज़ ये कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसका हल क्या है, क्योंकि जलसा करने की आज परमिशन दी गई है सुन्नी इत्तेहाद को। और इसके साथ साथ ये कि काबीना के हवाले से जो फ़ैसले हैं उनमें कितना जल्दी मुआशी चैलेंजेस पर ये काबू पाते हैं, और साथ साथ पीपल्स पार्टी जो इस हुकूमत का हिस्सा है, जो आइनी ओहदों पर बरा जमान है, क्या वो प्राइवेटाइजेशन या दीगर जो फ़ैसले हुकूमत के इकनॉमिक रिफॉर्म के हैं उनका हिस्सा बनेगी या उनको अपोज़ करेगी। इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा डॉक्टर आसिफ किरमानी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपका। बताइएगा ये जो 6 जजेस की तरफ से कल ख़त सामने आया है, अब जिस तरह जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सदीकी साहब ने एक दौर में तकरीर कर दी थी, उसमें वो यही बता रहे थे कि दरअसल नवाज़ शरीफ साहब का जो केस था उसमें मुझ पर दबाव था, मुझे बेंच का हिस्सा नहीं बनने दिया गया, मुझे कहा गया कि 2-3 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इवेंचुअली अब अगर नून लीग की हुकूमत में एक और इस नौयत का कंसर्न सामने आया तो फिर आपकी पोजीशन क्या होगी इस पर?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाह साहब। देखिए, ये गुजारिश है कि ये बड़ी ही बदकिस्मती है कि इस किस्म की डेवलपमेंट जो सी हैं वो वक्तन फ़वक्तन सामने आती रहती हैं। और चूंकि जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी वाला मामला था वो भी बड़ा सेंसिटिव था, ये भी बहुत सेंसिटिव मामला है। और इसमें तो बकौल जो जिन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने बात की है, तो उन्होंने अपनी एक तरह की प्राइवेसी को उन्होंने कंप्लेन की है कि वो ब्रीच हुई है। तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि भाई अगर ये मामला जौन सा है उसमें जो अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं समझता हूँ कि बाहर की एक जो आपकी लाइफ होती है, ऑफिशियल लाइफ एक होती है, एक आपकी प्राइवेट लाइफ होती है। तो कम से कम प्राइवेट लाइफ जौन सी है उसका हमें उसका तकद्दुस का, जैसे हम चादर चार दीवारी कहते हैं, उसका ख्याल रखना चाहिए। मैं यही अर्ज कर सकता हूँ। अच्छा, चलें कुछ सियासी मामलात की अगर बात कर लें। राना सनाउल्लाह साहब ने जब से ये बयान दिया है कि दरअसल वो इमरान खान साहब का वजूद जब तक है तो तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, अब इससे मतलब तो यही निकाला जा रहा है कि वो एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं पीटीआई को, और वो पर्सनली उन्होंने जो है वो अप्रोच किया है इस इशू को। तो ये तासुर यही बन रहा है कि ये एक अपोजिशन होती है और एक ज़ाती दुश्मनी की फ़ज़ा होती है। ये इतनी पोलराइजेशन हो जाएगी तो मामला तो आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे ना। ये बड़ी दिस इज अनदर अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट। और मैं समझता क्या हूँ, हर मुसलमान का ये यकीन है, ईमान है कि जिंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। और सियासत में इस किस्म के बयानात जो हैं, चाहे आपके दिल में कितना ही गुस्सा हो किसी के बारे में, कुछ भी हो, लेकिन इस किस्म की गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी गैर मुनासिब बात है जो अगर उन्होंने कही है, मैंने सुनी नहीं वैसे ही, लेकिन आप चूंकि फरमा रहे हैं तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए सियासत में। सियासत में आप सियासी इख्तलाफ रखते हैं, सियासी इख्तलाफ राय होता है, जमातों के माबैन भी, जमातों के अंदर भी, यही जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन इस किस्म की बात करना खात्मे की या खत्म होने की, जो भी उन्होंने कहा है, कम से कम मेरे जैसा बंदा इसकी बिल्कुल इस चीज को एंडोर्स नहीं कर सकता। केमानी साहब बताइएगा, इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कहा कि अगर वो जेल से बाहर आ जाते हैं तो सियासी इस्तेहकाम, मुल्की इस्तेहकाम ख़तरे में पड़ जाएगा। अब क्या नून लीग वाकई समझती है कि अगर जिस तरह से पीटीआई के दौर में तनकीद यही हुआ करती थी उन पर भी कि अपोजिशन रहनुमाओं को जेल में डाल दिया और फिर मुल्क चला रहे हैं, आप भी यही समझते हैं कि अगर अपोजिशन रहनुमा जेल से बाहर आ गए तो फिर इस्तेहकाम मुल्क का ख़तरे में पड़ जाएगा, इसलिए होना ही नहीं चाहिए? मैं तो बिल्कुल नहीं ये समझता। देखिए, सियासत जो है बदकिस्मती से सियासत पाकिस्तान की इतनी पोलराइज्ड हो गई है कि जो एक सियासी इख्तलाफ है वो एक जाती दुश्मनियों में बदलता मुझे नजर आ रहा है, अनफॉर्चुनेटली। और ये ट्रेंड जो सा है, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए किसी सियासी जमात के लिए भी। अगर अपोजिशन लीडर जो है, अगर वो बाहर आता है, देखिए अपोजिशन और हुकूमत ये सियासी किसी भी सेटअप के, सिस्टम के या गाड़ी के दो पहिए होते हैं। ये कैसे हो सकता है कि आप एक अपोजिशन के बगैर कैसे गाड़ी चलेगी? हाँ, जिन इल्जामात का उनको सामना है, जिन केसेस का बानी तहरीक इंसाफ को सामना है, उनके केसेस जो उनसे उनका जो भी फैसला होता है, और अगर उसके बाद वो बाहर आते हैं तो मैं समझता हूँ उनको पूरा हक है हिस्सा लेने का सियासत में भी, जिस तरह दूसरे लोगों को हक है। आप इस तरह पाबंदी नहीं किसी पे लगा सकते, क्योंकि सियासत करना ना सिर्फ अपोजिशन का बल्कि पाकिस्तान के जितने भी 24-25 करोड़ अवाम हैं, उनमें से अगर कोई भी शहरी सियासत करना चाहते हैं तो इसका ये बुनियादी आईनी हक है। नहीं, आपने कहा ना कि गाड़ी फिर नहीं चल सकती, तो अगर उस गाड़ी की कुछ सीटें निकाल कर आपको दे दी जाएं तो वो मुनासिब है? देखिए, मैं किसी तौर पर भी किसी किस्म के भी जो गलत इकदामात या रवैये या बयानात या रविश जो है, मैं उसका कभी भी हामी नहीं रहा। मैं हमेशा इसीलिए मैं मातूब भी ठहराया जाता हूँ कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हकदार को उसका हक मिलना चाहिए और जो प्लेइंग फील्ड है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। और लेट द पीपल, जो अवाम है, दे आर द बेस्ट जज। उनको वो जज हैं, वो फैसला करें कि उन्होंने दाएं तरफ जाना है, बाएं तरफ जाना है, कहां जाना है। ये इस तरह अब लोगों को हम देखिए ना, इस इलेक्शन में
हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो इलेक्शन हुआ इसमें किस किस्म का मैंडेट आया कि अवाम ने किसी को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो कोई सिंगल हैंडेडली गवर्नमेंट बना सके। ठीक है, तो अगर तो हम इसी अपने इन रवैयों में तब्दीली नहीं लाएंगे, और जो कि एक मिडिल क्लास यूथ फैक्टर जो था जिसने इस सिस्टम के खिलाफ इस इंतखाब के जरिए मैं समझता हूं कि एक रिवोल्ट किया है। अच्छा, तो अगर हम अपने चलन नहीं बदलेंगे, और उन्होंने रिवायती नौजवानों ने खुसूसन पढ़े लिखी जो यूथ है इसने एक रिवायती सियासत और रिवायती सियासतदानों को मुस्तरद किया है। अगर अब अभी भी हम होश के नाखून नहीं लेंगे और इस किस्म की जातियात पर बात करेंगे, जातियात पर हमले करेंगे, तो जो अवाम के रियल इश्यूज हैं, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, आपका जॉबलेस यूथ है, उसके मसाइल कौन फिर हल करेगा अगर हम अपने पर्सनल स्कोरिंग में पड़ गए। तो मैं समझता हूं कि यहाँ जिसका जो हक है, अगर मेरी जगह है तो किसी और को नहीं उस पर बैठना चाहिए, अगर आपकी जगह है तो उस पर मेरा कोई हक नहीं है। हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत हो चुका है, इनफ इज इनफ। बिल्कुल, ये सुन्नी इत्तेहाद के बारे में तो आपने ये कहा कि हक मिलना चाहिए अगर उनका है, लेकिन नवाज शरीफ साहब का हक क्या मिला है उनको? नजम सेठी साहब ने ये बात की कि उनको मुदाखलत नहीं करने दी जा रही शहबाज साहब की हुकूमत में, और वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा उनके पास। आपको भी यही लगता है? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सा। हर एक अपनी राय होती है। मैंने साल मियां साहब के साथ काम किया, असिस्ट किया उनको मैं उनका मिजाज शनास हूँ, और वो तो आज से नहीं, हमेशा से, दहाइयों से वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि वो मखलूत हुकूमतों के हक में नहीं होते, और चूंकि स्पेस कम होती है, कोई आपको इधर से खींचता है, कोई ब्लैकमेलिंग का आंसर भी होता है, आ जाता है। तो मियां साहब एक इंडिपेंडेंट स्पेस में परफॉर्म या डिलीवर करने के हमेशा रहे हैं आदि। और आपने माजी में भी देखा है कि तीनों दफा जब उनको हुकूमत मिली, एक दफा 2/3 मेजोरिटी, फिर कंफर्टेबल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, जो भी आप उसको कह लें, और उन्होंने डिलीवर किया किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। लेकिन इस दफा जो मैंडेट आया, हालांकि हमारा नारा था पाकिस्तान को नवाज दो, हमारा नारा था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ चौथी मरतबा, लेकिन अब अगर अवाम ने हमें नहीं कबूलियत बख्शी सिंपल मेजोरिटी की, तो उसमें मियां साहब ने मुनासिब समझा कि भाई चूंकि वो नहीं इस नैरो स्पेस में डिलीवर कर सकते, उनकी एक पैटर्न है परफॉर्म करने का, तो शहबाज साहब को चूंकि तजुर्बा था पहले भी पीडीएम की गवर्नमेंट का, हालांकि हमें उस पीडीएम की गवर्नमेंट के जो नताइज थे वो इलेक्शन में भुगतना पड़े, जो महंगाई हुई, बेरोजगारी हुई, तो ये अवामिल थे जिनकी वजह से नवाज शरीफ साहब ने अपनी तवज्जो फिर पंजाब पे मरकूज। सही। किरमानी साहब, इसके अलावा भी एक डिबेट ये भी हो रही है ना, जिस तरह जावेद लतीफ़ साहब ने भी बात की कि हुकूमत इन्फोर्स की गई हम पे, तो आप इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स में से किसको सपोर्ट करते हैं कि आया ये हुकूमत आपको मिली है रिलक्टेंटली, या फिर वाकई इतनी एस्पायरेशन थी नून लीग की कि लेनी है हुकूमत? मैं किसी ऐसे शख्स के बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा जो कि आई डोंट कमेंट ऑन मिस्टर नोबडीज। अच्छा। कोई क्या कहता है, कोई क्या नहीं कहता, मैं अपनी राय दे सकता हूँ कि मुझे क्या महसूस हुआ, मैंने क्या देखा है। देखिए, ये हुकूमत कोई लेने को तैयार नहीं था पहले, इंक्लूडिंग मरकज में। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि शुरू में आप देखिए जो नताइज आए हैं, तो उस वक्त तमाम सूबों में तो जो लोग थे जीते रिस्पेक्टिवली, वो तो सूबों में तो हुकूमतें बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन मरकज में कोई हाथ नहीं डाल रहा था। जरदारी साहब ने ऑफर भी किया पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंस को, लेकिन वो कभी कहते थे बनाएंगे, कभी फिर वो पीछे हट जाते थे। तो अब जाहिर है एक खला में तो आपने मुल्क को नहीं छोड़ना था। अच्छे नताइज थे, किसी के हक में नहीं नताइज आए, इलेक्शन मुतनाज़ा हुए, जो भी हुआ, लेकिन एक अब असेंबली वजूद में आ गई। उसके बाद जाहिर है उसको क्या, और उसका हल था कि जाहिर है गवर्नमेंट तो किसी ने बनानी थी, तो फिर जाहिर है पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ये भारी पत्थर उठा लिया है, ये ढोल गले में डाल लिया है। आप हम लोगों को एक बेस्ट विश करना चाहिए कि ये हुकूमत जो है कम से कम डिलीवर करे जो लोगों के असल इश्यूज हैं। महंगाई है, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगे सुई गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, लोगों ने अपने बच्चे स्कूलों से उठा रहे हैं, खुदकुशियां हो रही हैं। दीज आर द रियल इश्यूज। कॉमनर का ये इशू है। और ये पाकिस्तान, याद रखिए शाह साहब, हम भूल जाते हैं ये कोई 2% अशराफिया के लिए नहीं बना था। जिन्ना साहब ने ये पाकिस्तान मिडिल क्लास और गरीब के लिए बनाया था। उनकी तकारीर है, रिकॉर्ड पे हैं, डॉक्यूमेंटेड है।
जी। तो असल इशू ये है कि इस हुकूमत को अब चाहिए कि तमाम दाएं बाएं देखने की बजाय इनको सर जोड़कर बैठें और जो अवाम के रियल इश्यूज है उनको रिलीफ दें विद इन 6 months। अगर आप अवाम को 6 महीने में रिलीफ नहीं देंगे तो वो लोग जिनका इस सिस्टम से एतमाद ऑलरेडी मजरू हो चुका है, जिसका एक मुजाहरा इलेक्शंस में देखा है आपने, फिर बिल्कुल इस सिस्टम से लोगों का एतमाद उठ। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। किरमानी साहब, ये जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की है कि हुकूमत की सेहत के लिए अच्छा है अगर औरंगज़ेब साहब, नकवी साहब हों इसमें, तो शहबाज शरीफ साहब की प्रेफरेंसेस थी ये, या फिर इसहाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर इस मरतबा ना लगाना शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब का फैसला नहीं था? देखिए, मैं ये समझता हूँ और ये इसमें काफ़ी वजन है जो मैं बात अर्ज करने जा रहा हूँ। देखिए, इसहाक डार साहब के रास्ते की 2 रुकावटें हुई। एक रुकावट उनकी ये हुई कि आप देखिए कि जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने इनिशिएट किया, एंगेज किया IMF के साथ, तो उनको टाइम ना मिला और उसके बाद डार साहब ने टेक ओवर कर लिया। लेकिन डार साहब और IMF जौन से थे वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं थे और रहे भी नहीं। डार साहब के कुछ बयान ऐसे थे जो उन्होंने IMF के बारे में कहे, जो कि जाहिर है मेरा ख्याल है कि उसको अवॉइड करना चाहिए था। एक तो ये चीज कि हमें चूंकि अब दोबारा IMF के पास जाना था, तो हो सकता है IMF ने फील किया हो कि वो कंफर्टेबल नहीं है डार साहब के साथ, या डार साहब वाइस वर्सा उनके साथ कंफर्टेबल नहीं। एक तो ये वजह। दूसरा, वो जो 16 महीने की हमारी PDM की गवर्नमेंट थी, उसका जो तो था ना, उसमें ठीक है एक क्रेडिट तो जाता है, अल्लाह ताला की जात है, और वसीला एक शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट बनी कि डिफॉल्ट का जो मंत्रा लोग कहते थे सुबह दोपहर शाम, वो ना हुआ, अल्लाह ने बचाया पाकिस्तान को। लेकिन वो जो महंगाई हुई उस 16 महीने की गवर्नमेंट में, यानी कि खौफनाक महंगाई हुई, उसका जो मलबा था वो डार साहब पर गिरा कि जी डार साहब जिम्मेदार है। और फिर उस महंगाई का जो मलबा था वो हमारे पे इलेक्शनों में भी गिरा। तो मैं समझता हूं कि ये 2 फैक्टर्स थे, PDM की गवर्नमेंट में महंगाई का होना माफी चाहता हूं, और दूसरा कि जो IMF और डार साहब एक दूसरे से कंफर्टेबल नहीं थे। ये 2 वजूहात में बुनियादी समझता हूं कि जिसकी वजह से फिर सही जो क्या औरंगजेब साहब जौन से हैं ये जो तशरीफ लाए। और PTI को कैसे फिर ये मैनेज करें, क्योंकि वो अब तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, जलसे करने की बात कर रहे हैं। इस मुआशी सूरत हाल में मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है मजीद एहतजाज और धरनों का? कतन मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि और भी जो सेंसिबल लोग हैं, सीनियर एलिमेंट हैं, उनको टेबल पे बैठना चाहिए। आपको मेरी शक्ल नहीं पसंद, मुझे किसी की शक्ल नहीं पसंद, लेकिन इस वक्त क्वेश्चन है पाकिस्तान के सर्वाइवल का, इकोनॉमिक सर्वाइवल का, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का। उसके लिए मैं समझता हूं कि जो PTI बैक्ड लोग भी हैं उनको भी दिल बड़ा करना चाहिए फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान ओनली। वो बैठना चाहिए, तहरीक चलाएंगे, एजिटेशन करेंगे, चलती है तहरीक, नहीं चलती, उसका एजेंडा क्या होता है, उसके बाद लेकिन क्या होगा कि नुकसान अगर किसी का होगा तो वो पाकिस्तान का होगा। और मैं समझता हूँ कथा कलामी की माजरत, मसला ये है ना कि अगर आप ये अलाउ नहीं करते कि दोबारा एजिटेशन की जाए, तो फिर वही PTI के लोग फाशिस्ट गवर्नमेंट का नारा लगाते हैं, वो इल्ज़ाम लगाते हैं आज़ादी इज़हार राय नहीं है। अगर परमिशन देते हैं तब भी जो है वो डैमेज कंट्रोल नहीं होता। तो ये मैनेजेबल फिर किस तरह है सूरत हाल? मैंने तो अर्ज किया ना जी कि अगर तो ये हुकूमत डिलीवर कर देती है तो फिर तो वो तहरीकें ये दम तोड़ जाएंगी, इनके चलाने की हवा निकल जाएगी गुब्बारे में से। लेकिन अगर इसी तरह गरीब गरीब तर होता गया, अमीर अमीर तर होता गया, महंगाई बढ़ती गई, लोगों के बिजली के बिल देने की इस्तात खत्म हो गई, सुई गैस की कुव्वत खरीद खत्म हो गई, तो फिर तो PTI छोड़ कोई भी शख्स उठ के अगर कोई बाहर निकल आया तो लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। असल इशू ये है कि दे हैव टू डिलीवर, और ये इनके पास, मैं आपको अर्ज करता हूं, दिस इज द लास्ट चांस। किसी को मेरी बात अच्छी लगे बुरी लगे, दिस इज द लास्ट चांस फॉर दिस सिस्टम। मैं सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं करता, फॉर दिस सिस्टम। दिस सिस्टम हैज ऑलरेडी मिजरेबली फेल्ड टू डिलीवर टू द कॉमनर ऑफ पाकिस्तान। अगर आप डिलीवर ये गवर्नमेंट नहीं करती, ये क़यादतें डिलीवर नहीं करती हैं, तो फिर मैं समझता हूं कि हर किस्म के
मुश्किल सूरत हाल के लिए हमें तैयार रहना किरमानी साहब, आखिरी सवाल, आपने कहा कि लास्ट चांस है ये, लेकिन डिलीवर करने के लिए टाइम चाहिए होता है। फैसल वावडा साहब कहते हैं 1 साल, खान साहब कहते हैं 6 महीने। अगर इतना कम टाइम मिला, 5 साल पूरे ना कर सकी हुकूमत, तो फिर डिलीवरी की तो आर्ग्यूमेंट हो नहीं सकता। आपको लगता है कि 5 साल पूरे होंगे? देखिए, दुआ तो मेरी यही है हो जाए पूरे, लेकिन देखिए चूंकि पीपल हैव बिकम इम्पेशेंट, लोग इम्पेशेंट हो चुके हैं। आप हंगामी बुनियादों पर तो लोगों को रिलीफ दे सकते हैं ना। मिसाल है, आप रमजान पैकेज देते हैं, मेरा ये सवाल है, चलो अच्छी एक मूव है, व्हाट आफ्टर रमजान? रमजान के बाद क्या करेंगे आप? इस महीने तो चलो किसी को, लोगों को शिकायत है 2 के पैकेज के बारे में भी। कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म मंसूबे। आपको शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूं कि विद इन 6 मंथ्स उन लोगों को जो आटे में लगे हुए हैं, लाइनों में, कतारों में, जिनके लिए मुल्क बना था, मैं उनकी बात करता हूं कि उनको तो रिलीफ दो भाई। उनको क्या चाहिए? 2 वक्त की इज्जत की रोटी, सस्ता आटा, सस्ता घी, सस्ती दाल। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि ये 6 महीने में पॉसिबल है। और लीडरशिप जो होती है, जो विजनरी लीडरशिप्स होती हैं, वो फिर यही होता है ना कि वो इन मुश्किल हालात में से आपको आसानियां पैदा करके देती हैं। आपको इस IMF के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए फिर बंद करें ना शराफिया की, जो 1500 अरब रुपए की आप उसको सब्सिडी देते हैं, वो जो हजारों अरबों रुपए की सब्सिडी है, सैकड़ों अरबों रुपए की जो सब्सिडी है, वो दें गरीब को, उसका रुख मोड़े गरीब की तरफ, मिडिल क्लास की तरफ, तो लोग आपसे मुतमईन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वही अशराफ, चुके ये सिस्टम जो है, ये तो एक ऐसा, ये घंटा घर है कि ये जिधर से आप जाओ आगे अशराफिया खड़ी मिलती है आपको। तो आपको अशराफिया को लगाम डालना पड़ेगी, उनको टैक्स नेट में लाना पड़ेगा, और रिलीफ जो है वो आप दें उसको गरीब और मिडिल क्लास को। उसके लिए 6 महीने कोई कम टाइम नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आसिफ किरमानी हमारे साथ मौजूद थे, और उनका कहना यही था कि हंगामी बुनियादों पे आम आदमी को रिलीफ देना पड़ेगा। और जो आम बात उन्होंने की वो यही थी कि ये सिर्फ किसी सियासी पार्टी या हुकूमत के लिए नहीं, बल्कि तमाम सिस्टम के लिए आखिरी चांस है, और इसको अवेल ना किया तो बहुत देर हो जाएगी। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।